प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी दुनिया फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 का एक और माइंड मैप, चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, क्लास 12 मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर का नाम है, जिसमें 15 मिनट में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं चैप्टर आपको लर्न हो जाएगा। तो चैप्टर का माइंड मैप आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं, जिसके अंदर क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है, पूरा कंक्लूजन आपको मैं दे दूंगा पूरे चैप्टर का कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक अपन कवर करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हाईलाइट करवा दूंगा भाई, बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट से अपना माइंड मैप स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या आता है, चुंबक एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो हमें पता है चुंबक क्या होता है, वो सारे पदार्थ जो दूसरे चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है या चुंबकीय बल उनके ऊपर अध्यारोपित करता है, उसको अपन चुंबक कहते हैं। तो किसी भी अपन यहाँ पर एक बार मिनट के बारे में बात करते हैं, एक क्षण चुंबक के बारे में बात करते हैं। तो क्षण चुंबक में एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है, चुंबक के बाहर की ओर, और चुंबक के अंदर की तरफ ये साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है। चुंबक ये क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुणधर्म होते हैं, पहले अपन डेफिनेशन बता देते हैं। तो डेफिनेशन यही है कि अगर हम एक यूनिट पोल ले, मतलब एक एकांक ध्रुव ले, तो एकांक ध्रुव जो है जिस पाथ का वो फॉलो करता है, जिस पाथ की तरफ वो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, या फिर चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे पदार्थ को रखने पर वह चुंबकीय बल का अनुभव करे, वह चुंबकीय क्षेत्र। और उस चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने के लिए हमने जो रेखाएं खींची है उसको अपन चुंबकीय रेखाएं कहते हैं। ठीक है, फिर इसके ऊपर ऐसे कोई बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते, और अगर इसकी आपको कोई गुणधर्म पूछ ले तो ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिण ध्रुव की तरफ खत्म हो जाती है। चुंबक के भीतर ये दक्षिण से उत्तर की ओर गति करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पर पास पास होगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, जहां पर चुंबकीय रेखाएं दूर दूर होगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होगा। ठीक है ना, ये सारे गुणधर्म आपको एग्जाम में लिख कर आने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर चलते हैं, वो यही हमारे पास कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि पृथ्वी जो होता है एक बहुत बड़े चुंबक की बात व्यवहार करता है, जिसका एक खुद का नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। इसलिए जब भी अपन एक फ्रीली मैग्नेट को लेते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, उसको ऐसे हवा में लटकाते हैं चुंबक को धागे से बांध के, तो ऑटोमेटिकली उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ जो है संरेखित हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के मेनली 3 घटक आपको याद होने चाहिए। पहला है दिक्पात कोण, दूसरा है नमन कोण या नीति कोण, और तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, तो दिक्पात कोण क्या होता है, जिसको दिक् कोण भी बोलते हैं अपन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये होता है हमारे पास भौगोलिक यामी उत्तर और चुंबकीय यामी उत्तर के बीच का कोण। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न याद रखेंगे। दिक्पात कोण की डेफिनेशन क्या होती है, चुंबकीय यामी उत्तर व भौगोलिक यामी उत्तर के बीच में बनने वाले कोण को अपन दिक्पात कोण बोलते हैं, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर वेरी करता है, मतलब परिवर्तित होता है। ठीक है, वैसे इसका मान 11.3 डिग्री है। नति कोण या नमन कोण क्या होता है कि चुंबकीय सुई को ऐसे घुमाने के बजाय आप ऐसे घुमाने के लिए उसको छोड़ दो, मतलब ये ऐसे घूम सकती हो अगर चुंबकीय क्षेत्र, क्षैतिज के अंदर घूमने के बजाय ऐसे ऊपर नीचे ऊर्ध्वाधर अगर गति कर सके हमारी चुंबकीय सुई, तो जो चुंबकीय सुई है, जैसे मान लो चुंबकीय सुई ऐसे झुक गई, तो उसने क्षैतिज के साथ जो कोण बनाया होगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ने क्षैतिज के साथ जो कोण बनाया होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, नति कोण या नमन कोण। ठीक है, इसका ध्रुवों पर मान जो होता है वो 90 डिग्री है, क्योंकि चुंबकीय सुई जैसे उत्तरी ध्रुव पर लेके जाओगे तो चुंबकीय सुई ऐसे हो जाएगी अगर ये उत्तरी ध्रुव है तो, और दक्षिण ध्रुव पर ले जाने पर ये ऐसे हो जाएगी पूरी नीचे, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ध्रुवों पर इसका मान होता है 90 डिग्री, और अगर मैं इसको भूमध्य रेखा पर लेके जाऊं, बिल्कुल सेंटर पे लेके जाऊं, इक्वेटर पे लेके जाऊं, तो ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पार्ट साउथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और ये वाला पार्ट नॉर्थ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ध्रुवों पर इसका मान 90 डिग्री होता है और भूमध्य रेखा पर 0। चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक मतलब बहुत आसान फर्जी सा चीज है। ठीक है, जो हमने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पढ़ा था, मतलब हमने जो अभी नमन कोण या नति कोण पढ़ा था, उस नमन कोण नति कोण के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो नमन कोण नति कोण में देखिए, मान लीजिए ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब क्षैतिज रेखा, और ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसने इसके साथ बच्चों थीटा कोण बनाया है, थीटा कोण के को बोलते हैं अपन नति कोण या नमन कोण। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटक हो गए, एक तो बच्चों हो गया हमारा इस दिशा में जो हमारे पास हो गया b cos थीटा, और बच्चों एक हो गया इस दिशा में जो है हमारे पास b sin थीटा। इसमें जो b cos थीटा इसको अपन बोलते हैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक, और ये जो b sin थीटा इसको अपन बोलते हैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी bb, यहाँ पे लिखा है।
और दोनों को भाग देने पर अपने को इजीली टेन थीटा या नमन कोण या नति कोण का मान मिल जाएगा। तो अगर अपन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक लेना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे, जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्षैतिज घटक ले लेंगे, जो क्या होता है बी कॉस थीटा। ठीक है, इसको जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास हमारा जो चुंबक है वो एक एक्चुअली द्विध्रुव है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में द्विध्रुव पढ़ा था, ये भी एक द्विध्रुव है। तो इसके ऊपर भी अपन अक्षीय और निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। वहां पे अपन ने पढ़ा था 2 kp/r³। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला है, बस k की जगह यहाँ पर μ0/4π लिखा है, बाकी देखो वही लिखा है 2m/d³ या r³, जो भी आप लिखना चाहो, जहां पर m जो है हमारे पास वही द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, और निरक्षीय बिंदु पर वहां पे होता था kp/r³, तो यहाँ पर हो जाएगा k की जगह μ0/4π, बाकी m/d³, जैसे वहां था यहाँ पे भी ऐसा ही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि भाई चुंबकीय सुई को अगर अपन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दे तो ऐसे अलाइन हो जाती है, लेकिन अगर मैं इसको खींच करके ऊपर ले जाना चाहता हूं, मतलब θ1 से θ2 कोण तक लेके जाता हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर में अपन ने पढ़ा था इसका फॉर्मूला, वहां पे अपन ने पढ़ा था हमारे पास विद्युत द्विध्रुव था, तो विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर हमें कितना कार्य करना पड़ता था, Pe cos θ1 माइनस cos θ2। तो बस वहां पे जो P होता था ना, वहां पे इसको अपने को यहाँ पे क्या लिखना है, M लिखना है, वहां पे जो E होता था उसको यहाँ पे अपने को B लिखना है। तो फॉर्मूला बन गया MB cos θ1 माइनस cos θ2, जहां पे वही M हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, तो ये चुंबकीय सुई को चुंबकीय क्षेत्र में मान लो थीटा कोण है, θ1 कोण पे इसको θ2 कोण तक घुमाना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, MB cos θ1 माइनस cos θ2। स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करें तो बच्चों इसकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र वही होता जो वहां पे भी होता था, वहां पे Pe cos θ होता था विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे हमारे पास होगा माइनस का MB cos θ, जहां पे अपन लंबवत मतलब इस पोजीशन से उसको थीटा कोण तक घुमाते हैं। तो ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसको थीटा कोण तक अपन ने घुमा दिया। ठीक है, तो θ1 का मान कितना हो गया 90 और θ2 का मान तो थीटा ही हो गया, तो हमारा फॉर्मूला आ गया माइनस का MB cos θ। ठीक है, आवर्तकाल के बारे में बात करते हैं। इसका आवर्तकाल, अब भाई आपने चुंबकीय सुई आई थी, इसको ऐसा छोड़ा ऊपर तो ये नीचे आने की कोशिश करेगी, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ रिस्टोरिंग फोर्स भी रह जाएगा, प्रत्यानयन बल, जिसकी वजह से ये SHM करने लग जाएगी, सरल आवर्त करती। तो उसका आवर्तकाल क्या होता है, 2π√I/MB। बच्चों I यहाँ पर हमारे पास होता है जड़त्वाघूर्ण, जो कि जनरली mr² होता है वस्तुओं के लिए, बाकी यहाँ पर हर वस्तु के लिए अलग होगा, तो I यहाँ पर जड़त्वाघूर्ण है। ठीक है, अच्छा साम्यावस्था, जब इस चुंबकीय सुई पर लगने वाला बल एवं बलाघूर्ण 0 हो, दो केस होते हैं। स्थायी साम्यावस्था, जब ये ऐसे हो, मान लो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रही है और ये ऐसे रखा है, तो इसने इसके साथ कितने का कोण बनाया, 0 डिग्री का। और अगर ऐसे कर दोगे 180 डिग्री का कोण बनाया, ये इसकी स्थायी अवस्था होती है और ये इसकी अस्थायी अवस्था होती है। रीजन आपको पता है, स्थायी अवस्था का मतलब कैसे भी कर दूं वापस इसी अवस्था में आ जाएगी, अस्थायी का मतलब है कभी भी इस पोजीशन में वापस नहीं आएगी, जरा सा भी आपने छेड़ा तो घूम के ऐसे हो जाएगी। तो अस्थायी साम्यावस्था का मतलब बल और बलाघूर्ण तो 0 है, लेकिन वो वापस उस पोजीशन में आएगी नहीं कभी। ठीक है ना, इसका मैंने आपको डिटेल में वैसे एक्सप्लेनेशन पहले भी दिया था। अब बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। तो बच्चों चुंबकीय फ्लक्स का वैसा ही फॉर्मूला होता है जैसे हमारे पास क्या बोलते हैं विद्युत फ्लक्स का होता है, तो वही समाकलन B वेक्टर डॉट, बच्चों ये समाकलन है बढ़ा है थोड़ा सा ना, थोड़ा गोल बन गया है, तो B वेक्टर डॉट D वेक्टर, इसका मात्रक होता है वेबर। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक तो क्या होता है वेबर या टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। गाउस का नियम, तो कोई भी चुंबक ले लो, जितनी उससे चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं उस वापस उसमें एंटर कर जाती है, इसलिए किसी भी चुंबक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स हमेशा 0 होता है, ऐसा गाउस का नियम बोलता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं चुंबकन तीव्रता के बारे में। तो कोई भी पदार्थ जो है उसको आप चुंबकित करना चाहते हो तो आप उसको चुंबक क्षेत्र में रख दोगे। जैसे आप उसको चुंबक क्षेत्र में रखोगे तो सारे के सारे अणु जो है, जो द्विध्रुव है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी दिशा में संरेखित होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके एकांक आयतन में जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया है उसी को अपन बोलते हैं चुंबकन तीव्रता। तो MI सबस्क्रिप्ट में I लिखना है अपने को, तो इसका फॉर्मूला हो गया M/V, एकांक आयतन में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय आघूर्ण। ऐसे एक और होता है बच्चों चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन तीव्रता मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, पदार्थ का गुणधर्म होता है, जबकि चुंबकन क्षेत्र जो आप चुंबक क्षेत्र लगा रहे हो उसका गुणधर्म है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास हो गया B = μ0 × H, जहां पर जो बच्चों H होता है उसको अपन चुंबकन क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है बच्चों आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता होते हैं μR। यहां पर हमें एक और टर्म मिलती है जिसको अपन बोलते हैं chi-b, है ना, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो वो होता है हमारे पास 1 + chi-b = μR, याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। इसके अलावा b का मान बच्चों μ0 × μR × h के बराबर आता है, ये फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया था। इसमें ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, 1 + chi-b × μR। ठीक है, और ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें क्षैतिज घटक नहीं आएगा,
इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन करेंगे, यहां पर ये नहीं आएगा ना, पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का क्षेत्रीय घटक नहीं, फिर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यही आएगा, ठीक है ना, सिर्फ इतना ही है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाइए इस वाले के ऊपर। हाँ, अब इसके बेसिस पर, इस एक्स बी या म्यू आर के बेसिस पर हम पदार्थ को तीन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, एक अनुचुंबकीय पदार्थ और एक लोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर यानी अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर एक से छोटी होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए एक से बड़ी होती है और लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए एक से काफी बड़ी होती है। अब इनको धीरे धीरे एक एक करके कैटेगराइज करते अपन। तो आते अपन इस वाले पेज पे, देखिए तो हमने हमारे चुंबकीय पदार्थ को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ नाम से समझ आ रहा है वो पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करने का काम करते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी, हीरा मोती नहीं बोलना, सोना, चांदी, पानी, ये सब वो पदार्थ हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करने का काम करते हैं, इसलिए इनका नाम है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में काईएम का जो मान होता है वो -1 से 0 के बीच में लाया करता है, 0 से हमेशा इसका मान कम होगा और म्यू आर का मान इसमें 1 से बड़ा होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं इसके अंदर प्रत्येक जो अणु होता है वो एक द्विध्रुव तो होता है, लेकिन सबके सब अनशन अरेंज्ड होते हैं, बाहर की गर्मी की वजह से सब अनशन अरेंज्ड होते हैं, तो इसलिए इसका कुल द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो 0 होता है। लेकिन जैसे इसको बाह्य चुंबक क्षेत्र में रखते हैं, ये बाह्य चुंबक क्षेत्र की तरफ आकर्षित होने लगता है, ज्यादा बल से नहीं लेकिन अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, बिस्मथ है, कॉपर है, Hg है मतलब मरकरी निकल है इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसके अंदर जो काईएम का मान होता है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है ना, और म्यू आर का जो मान होता है वो 1 से बड़ा होता है। लेस देन इक्वल्स टू, ये थोड़ा लिखा इस तरीके से गया, लेस देन इक्वल्स टू आप जानते हो कैसे लिखना चाहिए अपने को, ठीक है ना। ओके, जहां तक बात है हमारे पास क्या बोलते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ की, तो लोह चुंबकीय पदार्थ जो होता है ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल बल से आकर्षित होता है। इसके पीछे रीजन ही होता है कि इस अनुचुंबकीय पदार्थ में तो हर अणु का एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है अलग अलग, लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थ में बहुत सारे अणुओं का चुंबकीय आघूर्ण एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है जिसको अपन डोमेन बोलते हैं, ठीक है, और डोमेन में बहुत सारे अणु होते हैं। तो जब अपन इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बहुत जल्दी जो है चुंबकित हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर हमारा फॉर्मूला हो गया काईएम इज लेस देन स्मॉलर देन 1 होता है और म्यू आर की वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि अभी अपन एक पीछे फॉर्मूला पढ़ा था 1 + काईएम = म्यू आर। तो अगर म्यू आर का मान 1 से बहुत बड़ा तो काईएम का मान 1 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो इसका जो हमारा एग्जाम्पल है फेरस, सबसे एग्जाम्पल सिंपल, लोहा, कोबाल्ट, निकल, ये सब इसके एग्जाम्पल। यहाँ पर एक चीज और आएगी जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, वो है आपका क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम भी आप याद रखेंगे कि काईएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास होता है T - Tc, ऐसे लिखते हैं अपन। थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हमने बोलते हैं काईएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, मतलब T हो गया, तो काईएम बराबर हो गया हमारे पास C/T। तो यहाँ पे T की जगह अपन लिख देते हैं T - Tc, जहाँ पे Tc होता है बच्चों उसका क्यूरी का ताप, ठीक है, जहां पर वो पदार्थ लोह चुंबकीय से अनुचुंबकीय में कन्वर्ट हो जाए, और C यहाँ पर क्यूरी का नियतांक होता है। ग्राफ अगर अपन ड्रॉ करें काईएम और टी के अंदर, तो इससे पहले तो ये लोह चुंबकीय होता है और उसके बाद ये अनुचुंबकीय में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में लोह चुंबकीय होता है और उसके बाद ये अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो तापमान है Tc हो गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों अपन आते हैं शैथिल्य वक्र के ऊपर। तो जब भी किसी पदार्थ को चुंबकित या विचुंबकित करने की अपन कोशिश करते हैं तो जो वक्र हमें प्राप्त होता है वो शैथिल्य वक्र होता है। इसका नाम शैथिल्य वक्र इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि कर्व जो होता है वो वापस अपनी पुरानी अवस्था को फॉलो नहीं करता। एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो ये हमारा एक लोहा चुंबकीय मतलब एक पदार्थ है जिसको अपन ने इस तरीके से एक कॉइल के अंदर रख दिया ताकि हम इसको चुंबकित करने की कोशिश करें। अब इसको चुंबकित कर रहे हैं, आपने वोल्टेज बढ़ाया, तो जैसे जैसे आपने बाह्य वोल्टेज बढ़ाया, जैसे जैसे आपने H बढ़ाया वैसे वैसे उसके अंदर चुंबकन तीव्रता भी जो है बढ़ने लग गई, फिर आप एक पॉइंट A तक पहुंच गए। A पॉइंट हमारा पास संतृप्त बिंदु, यानी वो बिंदु जहां पर अगर आप H की वैल्यू को और बढ़ाओगे भी तो भी आप देखोगे कि Mi या B की वैल्यू और ज्यादा नहीं बढ़ रही, मतलब पदार्थ चुंबकित हो चुका है, सारे के सारे अणु जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो चुके, तो पदार्थ और ज्यादा जो है चुंबकित नहीं होगा। लेकिन जैसे आपने धीरे धीरे इसका वोल्टेज कम करना स्टार्ट करा तो वापस इसी पाथ को फॉलो करने के बजाय इसने किसी दूसरा पाथ को ले लिया।
मतलब होना तो ये चाहिए था कि आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो वैसे वैसे, मान लो ये O से A तक आया तो वापस धीरे धीरे वोल्टेज, जैसे 5 वोल्ट तक पहुंचा, 0 से 5 वोल्ट तक पहुंचे तो 5 वोल्ट से वापस धीरे 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 करके आप 0 वोल्ट तक पहुंचो, तो वापस उसको सेम पाथ फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ये सेम पाथ फॉलो नहीं करता, उसी पथ की पालना नहीं करता, ये किसी दूसरे पाथ पे चला जाता है, AB पे चला जाता है। इसलिए उसको अपन शैथिल्य वक्र बोलते हैं कि पदार्थ को जब अपन चुंबकित करते हैं तो वापस विचुंबकित करने पर वह उसी पथ की पालना नहीं करता वक्र में जो उससे वो पहले गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया शैथिल्य वक्र। ऐसे सारे वक्र शैथिल्य वक्र ही होते हैं, ठीक है। तो बी पर पहुंचने पर मतलब आपने पूरी तरीके से बाह्य चुंबक क्षेत्र हटा दिया, आपने इसको सोलेनोइड में डाला था परिनालिका में, बाह्य चुंबक क्षेत्र हट चुका है, लेकिन फिर भी पदार्थ के अंदर कुछ ना कुछ चुंबकत्व रह गया, इसको अपन बोलते हैं अवशेष चुंबकत्व। तो यहाँ पे बच्चों जो ओबी वाली लाइन है, ये वाला पार्ट ये बता रहा है इसके अवशेष चुंबकत्व, मतलब इसमें कुछ ना कुछ चुंबकत्व रह गया है। लेकिन मैं चाहता हूं ये पूरी तरीके से विचुंबकित हो जाए, तो मैं बैटरी की पोजीशन को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा बैटरी की पोजीशन को। तो मैंने यहाँ विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करना स्टार्ट किया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चुंबक क्षेत्र लगाया, तो धीरे धीरे हुआ 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 फिर पूरी तरीके से विचुंबकित हो गया। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाना पड़ा विपरीत दिशा में, इसको अपन बोलते हैं बच्चों निग्राहिता, ठीक है। ये निग्राहिता वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है जो आपने विपरीत दिशा में लगाया ताकि पदार्थ पूरी तरीके से विचुंबकित हो जाए, जो उसमें पहले अवशेष चुंबकत्व बचा था वो भी खत्म हो जाए। फिर आप वापस अपोजिट डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हो, वापस वो होगा 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 है ना, इस तरीके से वो जो है हमारा पास वापस चुंबकित हो जाएगा। फिर वापस आपने सेम चीज करी, हटाया, पर फिर भी इसमें कुछ ना कुछ जो है अवशेष चुंबकत्व रह गया। फिर वापस आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में चुंबकत्व लगाया तो यहाँ पर पहुंच गया, फिर वापस फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया तो इस तरीके से, तो इस तरीके से कर्व बना दिया आपने, चिड़िया जैसा बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इसका क्षेत्रफल है ना, ये जितना ज्यादा होगा आप इस पदार्थ को चुंबकित और विचुंबकित करने में उतनी एनर्जी बर्बाद करोगे। आप देखो थोड़ी देर बाद मटेरियल गर्म हो गया, पदार्थ गर्म हो गया, क्योंकि आपने उसको चुंबकित और विचुंबकित करा तो कहीं ना कहीं ऊर्जा की हानि हुई। तो उस ऊर्जा की हानि को निकालने का फॉर्मूला VA न्यू, जहाँ पे V इसका आयतन है जो भी पदार्थ आपने लिया है, A इस वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल है और न्यू आवृत्ति है, ठीक है। अब दो तरीके की आप जो है चुंबक बना सकते हो, एक होता है कठोर चुंबक और एक होता है आपका नर्म चुंबक। तो जो कोमल या नर्म चुंबक होता है वो तब यूज करते हैं जब हमें पदार्थ को चुंबकित विचुंबकित जल्दी जल्दी करना होता है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक बेल्स में होता है चुंबकित विचुंबकित जल्दी जल्दी होता है, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, नर्म लोहे का। लेकिन जहां पे आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना हो, कठोर चुंबक बनाना हो, ठीक है ना भाई, हमेशा के लिए मुझे तो मैग्नेट बना के इसको रखना, तो आप वहां पे स्टील का यूज करोगे। तो जो नर्म लोहा होता है उसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का होता है, काफी पतला होता है। लेकिन जहां तक बात आपके स्टील की है, तो स्टील के लिए जो ग्राफ होता है बच्चों काफी मोटा बनता है ना, कुछ इस तरीके का ये स्टील का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है ये हमारा नर्म लोहे का ग्राफ है, जिसका जो आप क्षेत्रफल देख लो काफी कम है, और स्टील का ग्राफ काफी मोटा सा बनेगा, ठीक है। तो आई होप सबको बच्चों ये चैप्टर समझ आ गया होगा, मजा आया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इस माइंड मैप का जो बेनिफिट है वो मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।